दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक विशेष एपिसोड में और विशेष पेशकश में। तो दोस्तों आज की पेशकश जो है वो है समान नागरिक संहिता या जिसे समान नागरिक कानून भी कहा गया है और उसे अगर अंग्रेजी में कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। तो दोस्तों ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उत्तराखंड में इसको पास कर दिया गया है। इस विधेयक को ये मतलब मंगलवार यानी 6 तारीख को 6 फरवरी को इसे विधानसभा पटल पर रखा गया और उसके बाद इसे 7 तारीख यानी बुधवार 7 फरवरी 2024 को ये विधेयक जो बिल था वो पास हो गया और ये एक्ट की शक्ल में आ गया यानी अधिनियम बन चुका है। तो आज़ादी के बाद भारत में उत्तराखंड सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे पहले गोवा में ये कानून जो है पुर्तगालियों के टाइम से लागू है। पुर्तगालियों को आप जानते होंगे, गोवा में उनका तकरीबन 450 साल तक का राज रहा, तो उन्होंने ये वहाँ पे उनके समय से ही। लेकिन आज़ादी के बाद ये उत्तराखंड पहला राज्य है जिन्होंने ये विधेयक बिल पास किया है। तो इससे जुड़े कुछ पहलुओं पे हम कोशिश करेंगे चर्चा करने की। वैसे बात करें तो ये जो नया कॉन्सेप्ट नहीं है, दरअसल ये काफ़ी पहले से ये चलता आया है और ये आज़ादी से पहले भी अंग्रेजों के समय भी, हालांकि अंग्रेजों को थोड़ा डर था क्योंकि ये जो सिविल कोड जो आता है समान नागरिक संहिता, वो सभी लोगों पे, देश के सभी धर्म जाति संप्रदाय भाषा क्षेत्र के लोगों पे एक समान लागू होने की वकालत करता है। लेकिन भारत में पेंच है धर्म और आस्थाओं से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो व्यक्तिगत कानून हैं उसमें धर्म और आस्थाओं को, मान्यताओं को, परंपराओं को, इन सभी को वरीयता दी जाती है। तो सवाल ये भी उठता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म, तो पर्सनल जो लॉ है यानी जो व्यक्तिगत कानून हैं वो उसमें वो संसद में अधिनियम के द्वारा बनाए जाते हैं। जो पर्सनल लॉ हैं उसमें, जो पर्सनल लॉ हैं उसमें धर्म जाति आस्था एवं विश्वास के आधार पर लागू होते हैं और उनमें रीति रिवाजों, मान्यताओं तथा धार्मिक ग्रंथों पर उचित विचार के बाद ये नियम बनाए जाते हैं। और इनके बारे में खास बात यह है, अब एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर समान नागरिक जो संहिता है वो संकल्पना आज़ादी के बाद से जनसंघ जो हुआ है, बाद में भाजपा में उसका विलय हुआ, जनसंघ ने ही ये मांग उठाई थी और खुद संविधान सभा का निर्माणकर्ताओं में से जो केंद्रीय भूमिका में रहे BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने खुद इन लॉ की वकालत की थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये स्वेच्छा पर निर्भर करेगा, यानी कोई राज्य चाहे तो इसे लागू कर सकता है और जब तक राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रव्यापी स्तर पर इसे जब राष्ट्र को जरूरत होगी इसकी तो लागू किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा था, BR अम्बेडकर ने जब कहा था तो उन्होंने इसके बारे में कहा था कि ये यूसीसी वांछनीय है लेकिन फिलहाल इसे स्वैच्छिक रहना चाहिए। दरअसल इसे संविधान में एक ऐसे पहलू के रूप में शामिल किया गया था जो तब पूरा होगा जब राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। तो ये संविधान में भी इसकी वो है। उस बाद में जनसंघ ने, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व वाला जनसंघ था, उसने भी इसकी वकालत की। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के से पहले भी और 2014 के बाद भी इस पे लगातार आगे बढ़ने की कोशिश की और 2019 के चुनावी जो घोषणा पत्र था यानी डिक्लेरेशन और एजेंडा था चुनावी भाजपा का, वो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने से का भी
एक अपने एजेंडे में शामिल किया गया था। और यही नहीं बल्कि उसके बाद विधि आयोग ने भी इसकी सिफारिशें की थी। 21वें विधि आयोग ने भी इसकी सिफारिशें की थी, जो कि 7 अक्टूबर 2016 को उन्होंने रायशुमारी जनता से, आम पब्लिक से पब्लिकली ये जानकारी वेबसाइट पे अपनी राय और संस्तुतियाँ, शिकायतें, सुझाव देने के लिए प्रस्तुत किया था। 14 और उसके बाद 14 मार्च 18 तथा 27 मार्च 18 को दोबारा इस पर 21वें विधि आयोग ने फिर से जनता से और जनमानस से जुड़े हुए, समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए प्रबुद्ध जनों, समाज सेवियों और तमाम बुद्धिजीवियों से इस पर रायशुमारी और संस्तुतियाँ, सुझाव, शिकायतें प्रस्तुत करने की सिफारिशें की थी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। उसके बाद 31 अगस्त 2018 को आयोग ने इस पे कानून सिफारिशें की थी, समान नागरिक कानून बनाने की, अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को। और जो विधि मंत्रालय है, कानून और विधि मंत्रालय, उसको रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें इस पे बात की गई थी कि इसको लागू किया जाए। अब उसके बाद क्या होता, उसके बाद फिर कोरोना काल आया, चुनावी साल भी आया 2019 में। लेकिन बात 2019 के बाद भाजपा नीत सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में फिर से ताजपोशी हुई, सत्तासीन हुई, तो उसके तुरंत बाद कोरोना जैसी महामारी के कारण इस पे हालांकि बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई। लेकिन इसके बाद पुनः 22वें विधि आयोग ने इस पे अक्टूबर 2022 में विधि आयोग ने फिर इस पे अपनी लोगों से रायशुमारी मांगी और इस पे सरकार को भी संस्तुतियां दी कि इसे लागू किया जाए। और 2022 में, अक्टूबर 2022 में ही एक याचिका के जवाब में दायर हलफनामे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई थी इस संबंध में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, तो उसमें जब विधि मंत्रालय से केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय से इस बारे में बात की गई, हलफनामा मांगा गया, तो अपने हलफनामा में मंत्रालय ने कहा था, न्याय, कानून एवं न्याय मंत्रालय ने, कि अनुच्छेद 44 में संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना को यूसीसी लागू होने से मजबूती मिलेगी। यानी उन्होंने इसको, सिफारिशों को माना था और कहा, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा था कि वो यूसीसी कोर्ट लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये धर्म संविधान की में जो है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना को और मजबूत करता है। तो सवाल ये भी है कि अब क्यों जरूरत क्यों पड़ी, दरअसल जरूरी क्यों है। अब हम इससे पहले थोड़ा इसकी तह में जाएंगे। दरअसल भारत में क्या है, नागरिक कानून तथा आपराधिक कानून की दो प्रकार के मुख्य अगर कानूनों का विभाजन किया जाए तो एक नागरिक कानून है जो पर्सनल लॉ से संबंधित है, यानी व्यक्तिगत, जिसमें उत्तराधिकार का भी है, विवाह का है, संपत्ति का है, और जो भी है तलाक, ये सारे जो कानून होते हैं वो नागरिक कानूनों में शामिल किए गए हैं और इसको पर्सनल लॉ के अंतर्गत माना गया है, व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत माना गया है। और इसका निर्धारण संवैधानिक रूप से संवैधानिक मानदंडों के अनुसार होता है, जबकि आपराधिक और ये धर्म और संप्रदाय की अलग अलग जो आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उसके आधार पर तय होते हैं, चाहे वो विवाह संबंधी मामले हों, तलाक संबंधी हों, उत्तराधिकार संबंधी हों, संपत्ति संबंधी हों, या महिलाओं के संबंध में हों, पुरुषों के संबंध में हों। तो दोस्तों ये सारे जो मामले होते हैं वो धार्मिक आस्थाओं, मान्यताओं और परंपराओं के आधार पर ही एक व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये जबकि दूसरी तरफ जो आपराधिक कानून है वो सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, जाति, धर्म, भाषा विशेष, जो क्षेत्र विशेष पे होते हैं उस पर समान रूप से लागू होते हैं, जो कि सीआरपीसी, आईपीसी के अंतर्गत
जो बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए गए हैं, वो समान रूप से आपराधिक जो मामले होते हैं, जो क्रिमिनल केसेज होते हैं या फिर करप्शन से जुड़े क्रिमिनल केसेस जो भी होते हैं, वो समान रूप से लागू होते हैं उसमें। लेकिन ये फिर आप कह सकते हैं एक प्रकार का द्वैत दोहरे मानदंड भी कहा जा सकता है। तो इसी को दूर करने के लिए, इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने के लिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती थी कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय, जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा विशेष का हो, उस पे आपराधिक कानून तो समान रूप से लागू होने ही चाहिए। नागरिक जो उसके व्यक्तिगत नागरिक कानून हैं यानी पर्सनल लॉ हैं, वो भी समान रूप से लागू होने चाहिए। तो इसी को लेकर ये कवायद और बहस काफ़ी चली और संविधान में इसका उल्लेख था। अंग्रेजों के टाइम पे भी इसको कोशिश की गई थी, लेकिन अंग्रेज क्योंकि भारत के धार्मिक और परंपरागत और सांस्कृतिक जो मामले होते हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। उनको तो यहाँ सिर्फ अपना शासन चलाना था और उससे लाभ लेना था। यहाँ आर्थिक लाभ वो ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहते थे, राजनीतिक और आर्थिक। तो इसलिए उन्होंने चेक एंड बैलेंस, डैमेज कंट्रोल वाली व्यवस्था यहाँ पे बना रखी थी कि उन मामलों को जो धार्मिक, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जो मामले हैं उन पे उन्होंने ज़्यादा कोशिशें तो की, लेकिन उन्होंने उनको लागू करने में हिचकिचाहट दिखाई। तो अब थोड़ा हम बात करें, सबसे पहले 1835 में आप लगा लीजिए लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट भी आई थी, उस समय शिक्षा से जुड़ी। उस समय काफ़ी, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग का समय रहा, उसके बाद भी जो तमाम गवर्नर हुए या गवर्नर जनरल, वाइसराय जो भी हो, तो उनके टाइम पे ये सबसे पहले इस संबंध में कोशिशें की गई थी। 1835 में ब्रिटिश औपनिवेशिक जो औपनिवेशक सरकार थी, उसने 1835 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अपराधों, सबूतों तथा अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। 1835 में एक रिपोर्ट ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार जो थी उसने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों के मामले में भारत में एक रूपता, सभी लोगों में एक रूपता लाने की बात की गई थी, उस पर जोर दिया गया था। हालांकि ये लागू नहीं हुई। उसके बाद 1937 में फिर इस पर पहल की गई और 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध या एक रूपता के लिए एक BN राव की समिति का गठन किया गया, जिसका कार्य आम हिंदुओं की कानूनों की आवश्यकताओं के प्रश्नों की जांच करना था। समिति ने एक संहिताबद्ध हिंद कानून की सिफारिश की थी। यानी जो BN राव समिति उस समय बनाई गई थी, तो राव समिति ने भी एक हिंदुओं के लिए एक हिंदू कानून की, संहिताबद्ध हिंदू कानून की व्यवस्था जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। यानी कई बार होता महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं होता है, लेकिन बाद में ये व्यवस्था भी की गई थी, ये संस्तुति दी गई थी कि जैसे लड़कों को माँ बाप की संपत्ति में स्वामित्व मिलता है वैसे लड़कियों को भी दिया जाए। इससे बाद में कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है अब। हालांकि व्यावहारिक रूप से अभी भी भारतीय समाज में कतराते हैं। जो भाई होते हैं वही लड़के होते हैं, वही चाहते हैं कि हमारा ही आधिपत्य, ओनरशिप रहे, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर कानूनी लड़ाई लड़ी जाए तो लड़कियों का भी अधिकार बनता है, स्वामित्व बनता है संपत्ति में से। और इसके अलावा समिति ने हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकार के लिए एक नागरिक संहिता की सिफारिश की थी। तो दोस्तों अब क्लियर हो चुका है कि ये जो समान नागरिक संहिता है वो व्यक्तिगत नागरिक कानूनों को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ कदम है। यानी ये व्यक्तिगत नागरिक कानूनों को यानी पर्सनल लॉ को खत्म करने की बात करती है, और उसके बाद खत्म हो जाते हैं जो पर्सनल लॉ हैं, जो धर्म, आस्था, मान्यताओं पे आधार पे होते हैं। धार्मिक, सांप्रदायिक या सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पे जो
पर्सनल लॉ होते हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और सब लोगों पे समान रूप से अब लागू होंगे अगर यूसीसी लागू होता है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि मुसलमानों के लिए विवाह संबंधी अलग नियम है, सिख जैन और उनके लिए अलग नियम हैं, यानी वो 3 तलाक है जैसे हलाला है भारतीय उसमें है, शादी ब्याह में जो चीज़ें होती हैं वो सबके लिए एक कानून होगा। अब न 3 तलाक होगी, न उसके बाद हलाला होगा, न वैयक्तिक जो संपत्तियों का बंटवारा होता है उसके संबंध में उत्तराधिकार किसी के मिलेगा उसके संबंध में, सब पे समान, सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी लोगों पे बराबर रूप से लागू होगा अगर यूसीसी लागू हो गया। तो उत्तराखंड में ये कानून लागू हो चुका है, लेकिन अभी इसको विस्तार दिया जाना बाकी है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत उत्तराखंड में बहुत सोच समझ के आधार पर ये कानून बनाया गया है। मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिक फायदा उठाने की ज़्यादा कोशिश की गई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पहलू नहीं है, सिर्फ 4 खंड हैं, जबकि ये एक विस्तृत विषय है जो ये एक आइडेंटिफाइड करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पर्सनल लॉ हैं, नागरिक जो हमारे कानून हैं, उनका कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनका दायरा क्या है, उनका क्षेत्र क्या है, कितना बड़ा हो सकता है, ये इसमें नहीं दिया गया। इसमें सिर्फ 3-4 वो मैं अभी चर्चा करूंगा। सिर्फ ये एक होता है ना, चेक एंड बैलेंस वाली बात होती है कि किसी तरह से जल्दबाजी में कि उठाया गया कदम कह सकते हैं, पर जो प्रॉपर होमवर्क इस पर होना चाहिए। उसके बाद तमाम क्षेत्र बुद्धिजीवियों की, राजनेताओं की, विधि विशेषज्ञों की, समाज सेवियों की और आम जनमानस से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए लोगों से राय मशवरा करके ही ये प्रभावी रूप से इसको बनाया जाता। तो इसका जो क्या कह सकते हैं एक आइडेंटिफाई किया जाता। उसके अलावा इसको क्लासिफाइड करने की भी ज़रूरत है, आइडेंटिफाइड करने की भी ज़रूरत है। उसके अलावा इसको परिभाषित भी किस ढंग से किया जाए, यानी या पुनर्परिभाषित या परिभाषित करने की भी कोशिश की जाए। तो जैसे मैं बात कर रहा था अभी, थोड़ा हम फ्लैशबैक में फिर वापस जाएंगे। 1835 में रिपोर्ट दी, इसके बाद 1931 में BN राव की समिति बनाई गई। समिति ने भी एक हिंदू संहिता कानून के अलावा महिलाओं को हिंदू कानून संहिता बनाई जाए, उसमें महिलाओं को समान अधिकार दिए जाएं, इसकी वकालत की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विवाह और उत्तराधिकार के लिए एक नागरिक संहिता की बात की गई है, जो यही सारी चीजें मिलजुल के समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ते हुए कदम कहे जा सकते हैं। कड़ी दर कड़ी ये चीजें सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती गई। सब कुछ अचानक से नहीं हो गया, लंबा समय इसको लगा है। इसके बाद राव समिति की सिफारिशों के बाद अंबेडकर की अध्यक्षता वाली जो चयन समिति थी, उसमें राव समिति की ये रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, जिसमें हिंदू कोड बिल और बाद में 1951 में हिंदू कोड बिल और 1952 में हिंदू उत्तराधिकार विधेयक के रूप में स्वीकारा गया। 1952 में इसे हिंदू उत्तराधिकार विधेयक के रूप में स्वीकारा गया। पहले ये हिंदुओं पे भी कहने का मतलब ये है कि समान नागरिक संहिता पहले जो हिंदू है कम्युनिटी, उसके बारे में ज़्यादा बात की गई थी। इसमें बाद में ये होते करते ये सभी लोगों पे बात आ गई, सभी देशवासियों पे। 1956 में इसे हिंदू अधिकार, 1952 में इसे हिंदू उत्तराधिकार विधेयक के रूप में और 1956 में इसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में मान्यता दी गई, ताकि हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिखों के लिए निर्वसीयत या अनिच्छुक उत्तराधिकार से संबंधित कानून में संशोधन और संहिताकरण किया जा सके। इस अधिनियम ने हिंदू व्यक्तिगत कानून में सुधार किया और महिलाओं को अधिक संपत्ति अधिकार तथा स्वामित्व दिए। तो ये कोई मुस्लिम लोगों से संबंधित नहीं था। इसमें हिंदुओं में भी कहीं एक प्रकार से मान्यताओं के आधार पे, परंपराओं के आधार पे, धार्मिक आधारों पे महिलाओं को पराये घर का धन, पराया धन माना जाता था और उनको एक प्रॉपर न तो स्वामित्व और बहुत सारे अधिकार थे जो पैतृक अधिकार होते हैं,
या मातृ और पितृ सत्ता से जुड़े हुए जो स्वामित्व से जुड़े या उत्तराधिकार से जुड़े जो अधिकार है, उसमें धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों और या परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर हिंदुओं की जो बेटियां हैं उन्हें पराये घर भेजने के बाद कोई उनको जरूरत, अब यहाँ भी अगर वो अपने मायके में भी रहती है तो फिर भी उसको इन चीज़ों से वर्जित ही किया जाता था, निर्वासित किया जाता था उसी के भाइयों के द्वारा। ये बहुत सारे मामले आज भी मौजूद हैं। हालांकि बाद में ये 1956 में ये अधिकार दिए भी गए, उसके बावजूद बहुत कम मौक़ों पे ऐसा होता है, क्योंकि हमने एक समाज की एक वर्जनाएं, समाज में एक क्या कह सकते हैं उसको, जिनके लिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय से लेकर और जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, सत्यार्थ प्रकाश लिखा, स्वामी विवेकानंद से लेकर स्वामी बहुत सारे लोग हुए हैं समाज से, दीनदयाल उपाध्याय से लेकर, और लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो हिंदुओं में एक क्या कह सकते हैं उसमें एक कुछ चीज़ें गलत थी, आडंबर थे या कुछ भेदभावपूर्ण नीतियां थी, उसकी उनको बदलने की उन्होंने बहुत पुरजोर कोशिश की, उनका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ, लेकिन बावजूद इनके उन्होंने काम किया और धीरे धीरे ये चीज़ें हुई, क्योंकि बड़े परिवर्तनों के लिए, ऐतिहासिक परिवर्तनों के लिए, महान परिवर्तनों के लिए बहुत समय भी लगता है, पीढ़ियां लग जाती हैं, वर्षों लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं। इसी मामले में ये भी हुआ। तो उसके बाद जो 1956 में जो कानून पेश हुआ, कानून बना, अधिनियम बना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसमें महिलाओं को भी संपत्ति अधिकार स्वामित्व दिया गया, यानी वो भी अपनी पैतृक सत्ता में संपत्ति या उत्तराधिकार, अगर माँ बाप चाहे तो उन्हें अपने लड़के पे या उसके भाइयों पे तवज्जो देकर उसको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर किया जा सकता था। ऐसी स्थितियाँ थी, बनाई गई थी। हालांकि मैं बता रहा हूँ आज भी सामाजिक वर्जनाएं हैं, हमारा समाज एक ऐसी संकीर्ण उसमें फंसा हुआ है कि जो भीड़ चाल और भेड़ चाल में या परंपराओं या मान्यताओं के, चाहे वो कितनी गलत क्यों ना हो, उसी पे चलता है। अगर कोई कानून उससे हटकर बनता है या कोई उस कानून पे चलने की कोशिश करता है तो फिर समाज ही उसका बहिष्कार कर देता है। इसके कारण लोग डरते हैं, अधिकांश महिलाएं, लड़कियां डरती हैं और पराये घर जाने के बाद वो लगभग पूरा स्वामित्व की तो भूल ही जाती है। तो ये स्थितियां आती हैं। अब थोड़ा हम पर्सनल लॉ पे भी बात करेंगे। जो बात आ रही थी कि जब आपराधिक मामलों के लिए पूरे देश के सभी धर्मों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए समान कानून है, तो ऐसा व्यक्तिगत कानूनों या जो व्यक्तिगत नागरिक कानून हैं, चाहे वो संपत्ति संबंधी हो, उत्तराधिकार संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, उस पे ये चीजें लागू क्यों नहीं होती, ये अलग अलग क्यों बनाया गया है? तो इसके लिए ये जरूरतें महसूस की गई। तो फिर जाके ये तो थोड़ा हिंदू कोड जो पर्सनल लॉ के बारे में है उसके बारे में हम बात करेंगे, और यही चीज़ें लागू होती हैं। तो व्यक्तिगत कानून क्या हैं भारत में, जिनका संवैधानिक मानदंडों के अनुसार जो लागू होते हैं संविधान में या संसद में, उनमें संशोधन किया जा सकता है या जो भी किया जा सकता है, वो संभवतः आईपीसी, सीआरपीसी की धाराओं के अंतर्गत भी नहीं आते हैं, और वो अलग अलग धर्म और संप्रदायों पर अलग अलग ढंग से लागू होते हैं। तो ऐसे कानून जो लोगों के एक निश्चित समूह पर उनके धर्म, जाति, आस्था एवं विश्वास के आधार पर लागू होते तथा उनके रीति रिवाज एवं मान्यताओं तथा धार्मिक ग्रंथों पर उचित विचार के बाद बनाए जाते हैं। सामान्यतः हिंदुओं तथा मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में अपना स्रोत और मान्यता पाते हैं। इसके लिए जो धार्मिक सांस्कृतिक जो हमारे ग्रंथ हैं या लोक मान्यताएं हैं, उसी को आधार माना जाता है। तो ये पर्सनल लॉ में है। तो हिंदू धर्म में क्या क्या है आपको वो भी बता, कैटेगराइज किया गया है, क्या क्या जो पर्सनल लॉ के अंतर्गत आते हैं वो क्या क्या हैं। व्यक्ति जो कानून है वो है विरासत में, उत्तराधिकार में,
विरासत आप जानते हैं, विरासत में क्या चीज़ें आती हैं? विरासत में बहुत सारी चीज़ें आती, जो हमारा पद प्रतिष्ठा सम्मान होते हैं, हमारे जो उपलब्धियां होती हैं, हम उनको किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उससे जुड़ी चीज़ों को, तो वो हमारे विरासत उत्तराधिकार होते हैं। विवाह, गोद लेने में, सहपालन, अपने पिता के ऋण का भुगतान करने के लिए बेटों के दायित्व, पारिवारिक संपत्ति के विभाजन, रख रखाव, सुरक्षता, माता पिता का संरक्षण, उनकी देखभाल और रख रखाव, संरक्षकता और धर्मार्थ दान से संबंधित कानूनी मुद्दों पर लागू होते हैं हिंदू धर्म में। और इस्लाम में व्यक्तिगत कानून जो हैं, पर्सनल लॉ जो हैं, वो विरासत पे भी होते हैं, वसीयत पे भी होते हैं, उत्तराधिकार पे होते हैं, विवाह वक्फ बोर्ड होता है उनका, उस पर भी लागू होते हैं, दहेज, तलाक, संरक्षकता, उपहार और पूर्व मुक्ति से संबंधित मामलों पर लागू होते हैं, जिनकी जड़ें संभवतः कुरान से ली गई है। तो हिंदू में बहुत सारे आपने देखा होगा जो मनुस्मृति से के अलावा है, या वैदिक रूप से है, या फिर जो पौराणिक रूप से जो चीज़ें हैं उन्हीं को आधार मानते हुए और जो मान्यताएं चली आ रही हैं उसी के आधार पे पर्सनल लॉ बनाए जाते हैं। लेकिन अब अगर यूसीसी लागू होता है, समान नागरिकता संहिता लागू होता है, तो फिर जैसे आपराधिक मामलों कानून जो है, आपराधिक कानून है या आपराधिक मामलों से जुड़े जो नीति नियामक हैं, जो कि समान रूप से सभी धर्मों, सभी संप्रदायों पर लागू होता है, उसी प्रकार से ये जो व्यक्तिगत नागरिक कानून है या पर्सनल लॉ है, वो नागरिक कानून की शक्ल ले लेंगे और वो भी सभी लोगों पे सभी रूप से लागू होंगे। उसमें ऐसा नहीं कि आप कुरान की जुड़ी मान्यताएं या हिंदू ग्रंथों में क्या लिखा गया है, सिख और जैन बौद्ध ग्रंथों में क्या लिखा गया है, ईसाई ग्रंथों में क्या लिखा गया है, उसको आधार मानते हुए नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो अब थोड़ा हम ये भी चर्चा करते हैं कि दरअसल इससे जुड़ी हुई कुछ और भी चीज़ें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। थोड़ा हम मामला वो करते हैं कि जो समान नागरिक संहिता है वो भारत में पहल पुर्तगालियों ने लागू की थी और गोवा में की गई थी वो। और गोवा में आपकी जानकारी के लिए बता दें, 450 सालों तक पुर्तगालियों का राज रहा वहाँ पे। 1961 में वहाँ फिर भारतीय व्यवस्था के तहत यूसीसी लागू हुआ। तो पुर्तगालियों ने वहाँ सिविल कोड लागू पहले से ही कर दिया था, जिसे गोवा सिविल कोड के नाम से जाना जाता था। गोवा सिविल कोड गोवा में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। पर्सनल लॉ, जो पर्सनल सिविल लॉ है यानी नागरिक कानून है, फैमिली लॉ है, वो एक ही है। फैमिली लॉ भी पर्सनल लॉ के अंतर्गत, नागरिक लॉ या नागरिक कोड के अंतर्गत ही आता है। इस कानून के तहत व्यक्ति वहाँ ट्रिपल तलाक नहीं ले सकता, 3 तलाक हलाला जैसी व्यवस्थाएं नहीं है। ये पुर्तगालियों ने पहले ही व्यवस्था वहाँ बना दी थी। रजिस्ट्रेशन कराए बगैर शादी कानूनी तौर पे मान्यता वहाँ नहीं होती है और कोर्ट का सर्टिफिकेट उसके बाद लेना पड़ता है। विवाह विच्छेद भी कोर्ट के माध्यम से ही वो लेने पर ही तलाक माना जाता है। संपत्ति पर पति और पत्नी का बराबर अधिकार माना जाता है, यानी ऐसा नहीं कि पितृ सत्ता को ही वरीयता दी गई, उसमें पितृ और मातृ सत्ता दोनों को वरीयता दी गई है, बराबर का अधिकार है। फिर चाहे वो संपत्ति खुद बनाई हो, यानी किसी का पति है, उसने भले ही सारी संपत्ति खुद बनाई हो, लेकिन उस पर बराबर हक पत्नी का भी होगा। या अगर उसे विरासत में मिली है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने, चाहे वो भाइयों के बीच बंटवारा हो या फिर वो पति पत्नी के बीच बंटवारा हो, भाई बहनों के बीच बंटवारा, कोई ये नहीं कह सकता कि संपत्ति व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि जब तक परिवार एक ज्वाइंट फैमिली है, साझा परिवार है, तब तक जो भी संपत्तियां बनाई जाती हैं या विरासत में जो मिलती हैं या विरासत को ही उसमें कुछ आगे जोड़ा जाता है या नई संपत्तियों का भी कुछ खरीद फरोख्त होती है, तो उनका भी
विभाजन होता है उसके लिए कोई ये नहीं बोल सकता कि व्यक्तिगत मैंने ये अर्जित किए। और इसमें बेटियों का भी पूरा अधिकार बनता है। गोवा में इनकम टैक्स पति पत्नी दोनों की कमाई को जोड़कर कुल इनकम पर लगाया जाता है। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ 2 शादी करने की छूट दी जाती है, वो भी कानूनी और अदालती कार्रवाई के बाद। तो ये तो थी बातें कुछ उससे जुड़ी हुई। अब थोड़ा हम क्या असर पड़ेगा ये हम थोड़ा बात, हालांकि शुरू में होता है अभी, क्योंकि इसको कंप्लीट हम नहीं उत्तराखंड में लागू किया गया है, लेकिन इसमें कभी अभी काफ़ी मैं बता रहा हूँ, इसको परिभाषित करना पड़ेगा, पुनर्परिभाषित करना पड़ेगा, इसका दायरा तय करना पड़ेगा, इसकी सीमाएं तय करनी पड़ेंगी अभी। तो अभी ये शुरुआती चरण में है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये दरअसल अभी जो नागरिक संहिता है वो सभी धर्मों के लिए संपत्ति, विरासत, तलाक, विवाह और उत्तराधिकार कानूनों को एक समान कानून के साथ बदलने की बात करता है यूसीसी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में भी ये वर्णित है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो अनुच्छेद 44 है भारत का, वो खुद इस बात की तस्दीक करता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य संघ संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है वो कहता है कि राज्य या संघ संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ये बताया गया। अब भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति क्या है? अभी गोवा एकमात्र राज्य था, उसके बाद उत्तराखंड भी बन चुका है। अब थोड़ा हम एक और चीज बताते हैं, जो एक समान नागरिक संहिता किन अधिनियमों में कुछ इसका पालन किया जाता रहा है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि अधिकांश भारतीय कानून सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं। साहबानो केस और ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पे बल दिया था, उसकी पुरजोर बात कही थी कि सरकार को ट्रिपल तलाक, हलाला जैसे वो चीज़ें रोकनी चाहिए और समान नागरिक, सभी धर्मों पे समान नागरिक कानून लागू किया जाना चाहिए। कानूनों का सरलीकरण, समाज के संवेदनशील वर्गों को संरक्षण, खासकर महिलाओं को, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बल देने और पारिवारिक रूप से या वैयक्तिक रूप से जो भेदभाव भाइयों के बीच, पति पत्नी के बीच, भाइयों बहनों के बीच जो भेदभावपूर्ण व्यवस्था धार्मिक आधार पे बढ़ती जाती है, पारंपरिक आधार पे, या हमारी जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, यानी कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है जैसे पहले से होता आया है पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही होता चले। होना तो ये चाहिए कि पहले जो होता आया है उसमें जो चीज़ें छोड़ने लायक हैं वो जरूर छोड़नी चाहिए हमें, जो उससे स्वीकार करने और जिनको स्वीकार करना, समायोजित करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, वो हमें स्वीकार भी करनी चाहिए। और 3 चीज़ें आती हैं जो पुरानी हमारी मान्यताएं हैं, चाहे वो धार्मिक मान्यताएं हों, सांस्कृतिक सामाजिक जो भी मान्यताएं हों, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। कुछ मान्यताएं ऐसी हैं वो आडंबरों को, भेदभावपूर्ण रवैये को बल देती है, जो उसको बढ़ाती है, उसको त्याग देना चाहिए। कुछ चीज़ें मान्यताएं ऐसी होती हैं उनको स्वीकार, यथास्थिति उनकी रखी जानी चाहिए। दूसरा यानी उसमें उनको आत्मसात किया जा सकता, आगे बढ़ाया जा सकता। तीसरी चीज़ें ऐसी आती हैं, कुछ मान्यताएं, कुछ परंपराएं, कुछ आस्थाएं ऐसी होती हैं उसमें समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदलाव की जरूरत होती है, तो उनमें संशोधन किए जाने चाहिए। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं।
पुरानी मान्यताओं और आस्थाओं में जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम अपने साथ लेके चलें, जो चीज़ें त्यागने लायक हैं उनको त्याग दें, बिल्कुल छोड़ ही दें उनको। और तीसरा, जिसमें संशोधन समय काल परिस्थिति के अनुसार जिनमें संशोधन करना चाहिए उनमें संशोधन किया जाए। तो वैसे कानूनों का भी होता है। तो अनुच्छेद 44 में ये व्यवस्था की गई थी। अब में हम ये भी बता चुके हैं कि यूसीसी जरूरी क्यों है, नहीं तो किस प्रकार की भेदभावपूर्ण। एक तो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग धर्मों के लिए अगर आप लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा करते हैं तो फिर नियम कानूनों में, नीति नियामकों में भेदभाव क्यों आ जाता है, क्यों आना चाहिए, ये भेदभाव क्यों न समाप्त किया जाए प्रभावी ढंग से, और इस पे प्रॉपर होमवर्क करके अच्छे ढंग से सभी पक्षों को सामने रखते हुए, सभी लोगों से, सभी पक्षों से रायशुमारी करते हुए क्यों न इसे समाप्त किया जाए, ताकि संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य जिसके मूल उद्देश्य हैं समता, न्याय, निष्पक्षता, सत्य, समता, न्याय और निष्पक्षता, इसकी जो संकल्पनाएं हैं, मूल उद्देश्य हैं, क्यों ना उनको पूरा किया जाए। और दूसरी बात यह आती है कि पारिवारिक रूप से जिस प्रकार से शोषण, भेदभाव किया जाता है, पितृसत्तात्मक परंपराओं को ज्यादा वरीयता दी जाती है, और पितृ जो सत्ता होती है उसमें भी खासकर बहुत ज़्यादा परिवारों में आपने देखा होगा कि पिताजी अगर जल्दी गुजर गए तो फिर बड़ा भाई ही अपना विरासत पे भी और जो भी अर्जित किया है उस पर अपना आधिपत्य जमा लेता है, मानता है, और फिर वो अन्य भाई और बहनों को समय आने पर दरकिनार कर देता है किसी भी प्रकार की संपत्ति और उसकी। तो ये अन्याय, अधर्म, अन्याय भी है और इसका विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो बड़ा भाई होता है या जो पति होता है उसको सामाजिक संरक्षण मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ की मान्यताएं ऐसे ही हैं कि सत्य, धर्म, न्याय क्या है, सही रास्ता क्या है, इसको कोई नहीं देखता है, बल्कि लोग परंपराओं को देखते हैं। यानी भेड़ चाल और भेड़ चाल, बहुमत कि ज्यादातर क्या बातें मानी जा रही हैं, ज्यादातर लोग क्या मानते हैं। तो ऐसे में कुछ गलत लोग हैं, चाहे वो पति हो, चाहे वो बड़ा भाई हो, कोई भी हो, उनको गलत संरक्षण देता है समाज ही, जिसके कारण वो बेखौफ होकर इस प्रकार के भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण कामों को अंजाम देते हैं और खुद संपत्ति से लेकर उत्तराधिकार से लेकर तमाम चीजों में अपने ही लोगों को दरकिनार कर देते हैं। क्योंकि जब मैं पहले भी बता चुका हूं, व्यक्तिगत, संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों की पट्टी आदमी की आंखों पे बनती है, तो फिर वो सही गलत का फैसला भूल जाता है, उसका विवेक शून्य हो जाता है और उसका अपना अहंकार, अपना लालच, स्वार्थ, लोभ, प्रलोभन ही सर्वोपरि हो जाते हैं, जो कि उसकी नैतिकता और मानवीय गुणों पर भारी पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए भी यूसीसी जरूरी है। अब यूसीसी थोड़ा उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। उत्तराखंड में क्या स्थिति है वो हम थोड़ा जानेंगे। तो धामी सरकार ने ये शुरू में ही मैं इसी से शुरुआत की थी मैंने कि सबसे पहले 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जस्टिन रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन उत्तराखंड में किया गया था। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के तुरंत बाद 2022 में, जिसमें 4 सदस्य नामित किए गए थे। बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया था। अब यूसीसी बिल में क्या है वो थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। इसमें 392 धाराएं हैं, जिनमें से केवल उत्तराधिकार से संबंधित धाराओं की संख्या 328 है। मैं बता रहा था कि धाराएं अभी इसको व्यापक रूप, इसको सही ढंग से परिभाषित करना, इसकी सीमाएं तय करना बहुत कुछ बाकी है। अभी तो इस शुरुआती तौर में मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में भी किया गया है। इसमें प्रॉपर रूप से सभी वर्गों से, सभी विधि विशेषज्ञों से व्यापक रूप से और दीर्घकालिक रूप से चर्चाएं, राय मशविरा नहीं किया गया है। इसमें 392 धाराएं हैं और 328 उत्तराधिकार से संबंधित ही धाराएं हैं। विधेयक में मुख्य रूप से महिला अधिकारों के संरक्षण की बात की गई।
जबकि ये बहुत सारी चीज़ों में बता रहा हूँ, इसकी सीमाएं और दायरा काफ़ी बड़ा हो सकता है। वो कानूनी रूप से, न्यायिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इस पे सोच विचार बहुत जरूरी है। कुल 192 पृष्ठों का ये विधेयक है। अब मैं दोबारा फिर से आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 192 पृष्ठों का, पेज का ये विधेयक था, जिसमें 392 धाराएं थी, जिसमें 328 धाराएं सिर्फ उत्तराधिकार से संबंधित थी। और विशेष रूप में इसमें महिला अधिकारों के संरक्षण को सेंट्रलाइज किया गया है, केंद्र में रखा गया है। इसमें 4 खंड हैं। पहले खंड में है विवाह और विवाह विच्छेद, यानी विवाह और तलाक। उसके बाद है उत्तराधिकार दूसरे खंड में। तीसरे में है सहवासी संबंध, यानी लिव इन रिलेशन, जो नया है, पहले भी चलता था लेकिन अब वो ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। और विविध यानी अन्य, इसमें विभाजित किया गया 4 खंडों में। विधेयक को ये अब पारित हो चुका है, 7 तारीख को पारित हो गया था ये, 7 फरवरी को। तो अब ये उत्तराखंड में कानूनी शक्ल में ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब जब बातें चली हैं तो क्यों ना हम थोड़ा और इसको मैं थोड़ा और वो करें कि तमाम जो हमने आपको जानकारियां दी उसमें एक बात और निकल के आती है कि इसको कोई भी चीज़ है उसके अपने नफ़े नुकसान होते हैं। कोई चीज़ अपने आप में परफेक्ट कोई भी नहीं है, उसमें प्रत्येक चीज़ में नफ़े नुकसान होते हैं। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि उसके नुकसान कम से कम और फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएं। वो कैसे हो सकता है, इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये कोई भी कानून हो, उसको सबसे पहले 3 चीज़ें, उसमें भी 3 चीज़ें आती हैं। मैंने 3 चीज़ें भी पहले बताया था। जैसे परंपराओं, मान्यताओं, आस्थाओं में भी 3 चीज़ें आती हैं, 3 रास्ते आते हैं, 3 जो हमारे पास विकल्प बचते हैं। वैसे ही इसमें भी जो है वो 3 चीज़ें इसमें भी आती हैं। क्योंकि कोई भी नियम, नीति नियामक हो, कानून हो, कुछ भी हो, उसका सबसे पहले जो निर्धारण है वो प्रभावी ढंग से होना चाहिए। क्रिया ने जो निर्धारण होता है, तो उसके निर्धारण को, उसको प्रभावी ढंग से निर्धारित करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है आप जिन लोगों के लिए नियम कानून बनाए जा रहे हैं उनसे विचार विमर्श कर लें। समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं या उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रबुद्धजन हैं, न्याय और कानूनविद हैं, सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं, सभी लोगों से राय शुमारी करें, ऑनलाइन ऑफलाइन। उसके आधार पर विभिन्न माध्यमों और विभिन्न स्तरों के द्वारा ये राय शुमारी करने के बाद, उसके बाद एक आम राय, जो शिकायतें, संस्तुतियां और सुझाव आते हैं, उसके आधार पर एक आम राय कायम करें। आम राय बनाने के बाद ही नियम कानून निर्धारित हो सकते हैं प्रभावी ढंग से। उसके बाद उनका क्रियान्वयन, यानी उनका संचालन सही ढंग से कैसे किया जाए, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, उनका संपादन कैसे किया जाए, और समय आने पर उनका मूल्यांकन करके उनमें अपेक्षित सुधार या संशोधन कैसे किया जाए। तो हमें तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रभावी कानून के नियंत्रण, उसके क्रियान्वयन और उसका मूल्यांकन करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए, तो तब जाके कोई भी कानून हो वो प्रभावी हो सकता है। दूसरी बात ये आती है कि ये चाणक्य ने भी कहा है कि नीतियां कितनी ही प्रभावी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसको चलाने वाले ईमानदार लोग नहीं होते हैं जो पदों पे बैठे हुए हैं,
जिनके द्वारा इन नीति नियामकों का संचालन किया जाना है, क्रियान्वयन किया जाना है, जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए नुमाइंदे, कारकुन, रहनुमा और सत्ता सियासतदान खुद में जब तक स्वच्छ, पारदर्शी, ईमानदार, प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, तब तक कोई कानून कितना ही प्रभावी क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसका व्यावहारिक रूप से क्रियान्वयन, संचालन अच्छे ढंग से नहीं होना चाहिए। तो डिपेंड ये भी करता है कि इच्छा शक्ति, प्रतिबद्धता, ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन, ये सारी चीजें काउंट करती हैं इस चीज पे। तो उत्तराखंड में हम बता रहे थे कि ये हमने चर्चा की थी, पहला खंड विवाह और 4 खंडों में विभाजित है। पहला विवाह और विवाह विच्छेद से संबंधित है। अभी इसलिए मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड का जो ये कानून पास किया गया है वो सीमित दायरे में मुझे लगता है। इसमें प्रॉपर इसको राजनीतिक रूप से फायदा लेने के लिए मुझे लगता है जल्दबाजी में इसको जल्दी बनाया गया। इस पर बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं किया गया या करने की जरूरत नहीं महसूस की गई, लेकिन अभी इसमें काफ़ी कुछ होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि वो बिगिन इज हाफ डन, किसी न किसी को तो शुरुआत करनी चाहिए। कि अगर शुरुआत हो गई है तो वो अच्छी बात है, उसको बाद में बहुत कुछ किया जा सकता है आगे। तो इसमें 4 खंड हैं, मैंने बताया था पहले भी। 392 धाराएं हैं इसमें। 328 धाराएं सिर्फ उत्तराधिकार संबंधित हैं और 192 पेज इसमें हैं। 4 खंड क्या क्या हैं? पहला खंड है विवाह और विवाह विच्छेद। इसमें अगर यूसीसी की धाराओं के उल्लंघन पर 6 माह तक का कारावास व 50,000 रुपये की जुर्माने की व्यवस्था है। विवाह विच्छेद के मामलों में 3 वर्ष तक का कारावास होगा। अगर यूसीसी की धाराओं का उल्लंघन होता है तो इसमें 6 माह का कारावास हो सकता है और 50,000 रुपये जुर्माने हो सकते हैं। विवाह विच्छेद के मामलों में 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। नंबर 2, पुनर्विवाह के लिए तय नियम के उल्लंघन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और 6 माह तक का कारावास हो सकता है अगर कोई पुनर्विवाह करता है तो। और पुनर्विवाह करने के जो मानक हैं उनका उल्लंघन करता है, नियामक है उनका उल्लंघन करता है तो उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और 6 माह तक का कारावास हो सकता है। दूसरा खंड है उत्तराधिकार में महिलाओं को समान अधिकार। ये मैं बता चुका हूँ, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 1956 में हुआ था उसमें भी महिलाओं को संपत्ति स्वामित्व का अधिकार दिया गया था, संपत्ति बंटवारे। तो उत्तराधिकार में ये पहले से ही लागू है, वैसे इसको थोड़ा इसके अंतर्गत भी लागू किया गया है, यानी उसी नियम को इसमें विस्तार दिया गया। पहले ये हिंदुओं के लिए था सिर्फ, बाद में अब यूसीसी के अंतर्गत सभी के लिए आवश्यक माना गया है कि संपत्ति में सभी धर्मों की महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए। जो पैतृक संपत्तियां होती हैं या खुद भी जो अर्जित की जाती हैं, चाहे वो पिता ने अर्जित की, माँ ने अर्जित की या बड़े भाई ने अर्जित की या छोटे भाई किसी ने भी अर्जित की है लेकिन जब तक साझा परिवार है उसके बाद जो बंटवारा होगा तो उस पर सभी का समान रूप से समान अधिकार होगा। दूसरा, सभी जीवित बच्चे पुत्र अथवा पुत्री संपत्ति में बराबर के हकदार होंगे। ये बता चुका हूं मैं, ये सभी धर्मों पे समान रूप से लागू होगा। तीसरा खंड है लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य। अगर आप लिव इन बिना विवाह के साथ रह रहे हैं तो ये अगर आप इसकी जानकारी सरकार कानूनी रूप से नहीं देंगे, सरकार को नहीं देंगे या विधिक रूप से आप न्यायालय को नहीं देंगे तो उसको लिव इन आपको खिलाफ जुर्माना और दंड का प्रावधान बनाया गया है। अगर आप इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, इसके लिए आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। अगर आप पंजीकरण नहीं कराते हैं और ऐसे साथ रह रहे हैं और आपकी जांच की जाती है, शिकायत होती है, जांच की जाती है और सही पाया जाता है तो आपको 3 माह की कारावास और 10,000 का जुर्माना हो सकता है। और लिव इन रिलेशनशिप में भी जो बच्चा पैदा होगा उसे वैध ही माना जाएगा, वो पिता की और मां की संपत्ति का बराबर हकदार होगा। किसी एक पक्ष के नाबालिग अथवा विवाहित होने पर लिव इन की अनुमति नहीं। अगर कोई विवाहित है और फिर लिव इन में किसी के साथ रह रहा है या नाबालिग है तो उसको लिव इन में रहने की अनुमति नहीं होगी। अगर वो रहता है तो फिर वही सजा का प्रावधान है और उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी पक्ष समाप्त कर सकता है। निबंधक और लिव इन पार्टनर को दोनों को देनी होगी जानकारी। तो ये संबंध समाप्त भी किए जा सकते हैं कुछ कारणों को लेकर, कुछ ठोस तथ्यों को लेकर,
वो जब चाहे आप समाप्त कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपको जो जहाँ रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं या सरकार के जो भी है, जो निबंधक कार्यालय होता है, वहाँ पे विवाहों का रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होता है उसको आपको अवगत कराना पड़ेगा, अर्जी देनी पड़ेगी और फिर अपने संबंध विच्छेद करने पड़ेंगे। लेकिन उसमें भी बंटवारे और ये सारी चीज़ें उसमें भी आएंगी। गलत जानकारी देने अथवा नोटिस के बाद भी जानकारी न देने पर अधिकतम 6 माह का कारावास और अधिकतम 25,000 रुपये जुर्माना। और अगर आप इस लिव इन रिलेशनशिप के मामले में, माना आप 2 सालों से रह रहे हैं और आप 6 महीने दिखा रहे हैं, या आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और शिकायत आने पे अगर कोई आपकी शिकायत करता है, आप बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं रहते, या उसी समय अलग हो जाते हैं आप दिखाने के लिए, या फिर आप 6 महीने से लिव इन में रहते हैं, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, कोई भी आपकी या अदर पर्सन भी आपकी शिकायत करता है और उसके संबंध में सबूत पेश करता है, लेकिन आप बताते हो कि हम 6 महीने से नहीं, 2-3 दिन से ही लिव इन में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, या कुछ भी है अपनी संतान से संबंधित, अपनी संपत्ति से संबंधित आप गलत जानकारी सरकार को मुहैया करवाते हैं, तो उसके लिए भी 6 माह का कारावास है और 25,000 का जुर्माना भी हो सकता है। और लिव इन में भी ये बातें आ चुकी हैं कि अगर कोई पुरुष महिला को छोड़ देता है तो उसके भरण पोषण की मांग कर सकती है। अगर उसके भरण पोषण का कोई जरिया उसके पास नहीं है तो वो भरण पोषण की मांग कर सकती है, उसका हकदार बन सकती है। यानी जो पत्नी को जो अधिकार हैं वही अधिकार लिव इन पार्टनर्स को भी मिल जाते हैं कुछ हद तक। 14 खंड है नियम बनाने की शक्ति अधिकार में, शक्ति सरकार में निहित। किसी भी प्रकार का संदेह दूर करने के लिए उत्तराखंड में विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2010 को निरस्त करने की संस्था। नंबर 2, कानून लागू होने के दौरान इसमें संबंधित रूढ़ी, प्रथा या परंपरा जो इसमें संबंधित हो और राज्य में लागू हो, वह उस सीमा तक निष्प्रभावी हो जाएंगी जो विधेयक में निहित प्रावधानों में असंगत होते। तो अगर लगता है कि इसके जो नियम कानून है यूसीसी के, इसमें कोई संशोधन करना है, कहीं पे इसके नियम कानून टकरा रहे हैं, जो अन्य अलग से भी इस संबंध में जो नियम बनाए गए हैं, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, पुरुषों से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, दहेज से संबंधित हो, आपराधिक कानून, अगर वो आपस में टकराते हैं तो इस संबंध में कोई भी नया नियम या उस पुराने नियमों में संशोधन का अधिकार की शक्ति सिर्फ सरकार को ही होगी। यहां तक कि सरकार चाहे तो विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2010 को भी निरस्त करने की संस्तुति दे सकती है इस मामले में। तो दोस्तों ये चीज़ें थी, आपको बताया हमने सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित चीज़ें। उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है, हालांकि अभी बहुत कुछ, अभी तो ये शुरुआत है। इस शुरुआत के बाद इसको आगे नई मंजिल तक पहुंचाना और इसका थोड़ा इसको सही ढंग से पुनर्परिभाषित और इसका सीमाएं और इससे संबंधित तमाम चीज़ों पे अभी कुछ और वक्त लगेगा और कुछ और राज्यों में भी इसकी संभावना लागू करने की हो रही हैं। और मैंने बता दिया उसका निर्धारण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, प्रबंधन और संशोधन सभी स्तरों पे अगर सही ढंग से काम चल रहा है, सही लोग चला रहे हैं, तो प्रभावी नीति नियामक बनाने वाले, उसको चलाने वाले, उसको लागू करने वाले विभिन्न स्तरों पे, विभिन्न माध्यमों के द्वारा उन लोगों में अगर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है, एक समन्वय है, सोच समझ है, तालमेल है, तो फिर तो ये अच्छी बात है। इसमें नुकसान कम से कम रखे जा सकते हैं, फायदे अधिक से अधिक। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बहुत अच्छी चीज़ भी बहुत खराब हो सकती है, ये भी बातें निकल के आती। तो कोई भी नीति नियामक अपने में न विस्तृत रूप से गलत होता न सही होता है। ये मैं बता रहा हूँ, उसको निर्धारण, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संशोधन, मूल्यांकन, ये सभी स्तरों पे उसको किस ढंग से कसौटियों के द्वारा या व्यावहारिक रूप से या गुणवत्ता के रूप में किस ढंग से उनको ढाला जाता है, विभिन्न स्तरों और विभिन्न माध्यमों के द्वारा विभिन्न स्तरों पे किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी उपयोगिता की कसौटी पे तभी वो खरा उतरेगा
अगर सही ढंग से ये चीज़ें हों और वो अधिक प्रभावी, और हर चीज़ में संभावनाएं हमेशा बरकरार रहती हैं। उसको बेहतर से बेहतर और अच्छा से अच्छा बनाने के लिए संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। तो हम संभावनाओं पे काम करें कि समय काल परिस्थितियों के अनुसार उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो जाहिर सी बात है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता या समान नागरिक कानून, वो भी अधिक उपादेय, उपयोगी और प्रभावी साबित हो सकता है। तो इसी संकल्पना के साथ कि ये कानून आगे जाके सभी लोगों को उनके अधिकारों, उनके उत्तरदायित्वों और उनके कर्तव्यों के प्रति सजग जागरूक करेगा, और भेदभावपूर्ण जो या शोषण जो किया जाता है वो खत्म होगा, और संवैधानिक जो लोकतांत्रिक गणराज्य की जो संकल्पना है, सत्य, समता, न्याय की और निष्पक्षता की, वो मूर्त रूप लेगी और प्रभावी ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाएगी। हम आपसे विदा लेते हैं और एक अगले एपिसोड, एक अगली पेशकश के साथ, अगले मुद्दे के साथ आप सभी लोगों से फिर भेंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।